नमस्ते, नमस्कार, आदाब, अर्ज़ है, सत श्री अकाल। आपका हमारे इस बगैर सास बगैर बहू के चैनल में स्वागत है। इन छोटी सरल कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। लेखिका ने इन सभी पात्रों से कभी न कभी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मुलाकात की और उन्हें अपनी कहानियों में उड़ेल दिया। आज की कहानी हालांकि 1979 यानी 1979 की है, लेकिन आपको आज ही से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती नज़र आएगी। सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस का आतंक है। चारों ओर एक अजीब सी अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी का माहौल है। समय समय पर ऐसी विपदाएं आती रहती हैं और अपना आतंक फैलाकर, अपना असर दिखाकर चली जाती हैं। कोरोना भी चला जाएगा, रह जाएंगी बातें। ऐसी ही एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये हुआ था लगभग 3-4 दशक पहले। अंतरिक्ष से एक विरदा स्काई लैब के रूप में भारत के मध्य प्रदेश के ऊपर गिरने वाली थी और वहाँ भय और अनिश्चितता का माहौल छा गया। कहानी का नाम है स्काई लैब और चुन्नी लाल का परिवार, 1979, जुलाई का महीना। अरे पढ़ लो, परीक्षा सर पर है। तुम दोनों अभी तक खेले ही जा रहे हो। इतनी शाम हो गई और तुम दोनों ने किताब तक ना खोली। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में बस पढ़ाई ही काम आने वाली है। ये फालतू की उछल कूद से कुछ नहीं हासिल होगा। चुन्नी लाल ने दफ्तर से वापस आकर अपना छाता और झोला दीवार की खूंटी पे टांगते हुए अपने दोनों बेटों को उलाहना देते हुए कहा, अब बस भी करो। अब जब सब खत्म होने ही जा रहा है तो कैसी पढ़ाई लिखाई। जो 2-4 दिन बाकी हैं तो बस इन दोनों को जी भर के मौज मस्ती कर लेने दो ना। विमला बाई ने अपने 12 वर्षीय राकेश और 14 वर्षीय मुकेश को अपने सीने से लगाते हुए बोला। ऐसा कहते हुए वो अत्यंत भावुक हो गई और उनके नैन आंसू से भर आए। अरे तुमको भी पता चल गया, चुन्नीलाल बेहद दुखी स्वर में बोले। ये भला कोई छुपने वाली बात है। आजकल सारा मोहल्ला बस यही बात कर रहा है। रेडियो में भी बार बार यही खबर आ रही है कि आसमान से कोई भारी सी मशीन आफत बनकर हम पर गिरने वाली है और हम सब बस एक साथ। इतना कहने के बाद विमला से आगे कुछ न बोला गया। गला भारी हो गया और वो दोनों बच्चों को गले लगाकर रोने लगी। ये देखकर चुन्नीलाल की आंखों में भी आंसू भर आए और वो रुधे हुए गले से बोल पड़े, करे कोई और भरे कोई। अमेरिका ने स्काई लैब भेजी और ये हमारे जान लेने वास्ते आ रहा है। पापा, ये स्काई लैब क्या होता है? बड़े बेटे ने कौतूहल पूर्वक पूछा। बेटा, ये एक यान है, एक विशालकाय यान है जो कुछ साल से अंतरिक्ष में था। ये एक इमारत जितना बड़ा है और वैज्ञानिक लोगों की प्रयोगशाला बना हुआ था। पृथ्वी से वैज्ञानिक लोग इसमें संदेशों के जरिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहे थे और सूचनाएं एकत्र कर रहे थे। पर बदकिस्मती से अब वैज्ञानिकों का इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। अतः वो पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा है। कहीं भी गिर सकता है। पता ये चला है कि इसके गिरने की ज़्यादा संभावना अपने मध्य प्रदेश के किसी इलाके या आसपास के इलाके की है। इसलिए हम सबकी जान खतरे में है। चुन्नीलाल उदास होकर बोले। तो अब हम लोग क्या करें पापा? छोटा बेटा हैरान होकर पूछने लगा। कुछ नहीं, जो मर्जी आए वो करो और अपने आप को खूब खुश रखो। इतना कह के वे मुकेश के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। तुम लोगों का क्या क्या खाने का मन कर रहा है? अपनी अपनी पसंद बताते जाओ, मैं सब बना के खिलाऊंगी अपने बच्चों को। और अब पढ़ने लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है। विमला ने ऐसी घोषणा करके बच्चों की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। आज तो हम लोग नन्हे हलवाई से समोसे और जलेबी खाएंगे। पापा पैसे दो, छोटा मचल के बोला। हाँ अभी लो। चुन्नीलाल ने तुरंत ही मुकेश को एक नोट पकड़ाया। नोट लेकर दोनों बच्चे बाजार दौड़ गए। अब तो जब न तब बाजार से तरह तरह के चटपटे, नमकीन और मीठे मनभावन खाने की चीज़ें खरीद के आने लगीं। कभी चाट और रबड़ी, कभी कलाकंद, रसगुल्ले, कुल्फ़ी आदि आदि। घर पर भी लज्जतदार पकवान बनने लगे। सच है कि भोजन इंसान की मूलभूत आवश्यकता है और ये भी सच है कि स्वादिष्ट भोजन मानव को तुरंत ही आनंद की अनुभूति करा देने की क्षमता रखता है। कुछ लोग तो अक्सर ये भी कहते हैं कि हम खाने के लिए ही तो कमाते हैं। राकेश मुकेश ने स्कूल बैग को बिस्तर के नीचे सरका दिया और बची कुची किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल सब ताक पे रख दिए। दिन भर गिल्ली डंडा, कबड्डी, पतंगबाजी आदि होने लगी। स्कूल जाना बंद। पढ़ाई से कोई सरोकार ना रहा। परीक्षा और परीक्षा फल का कोई डर ही नहीं रहा। ऐसा लगने लगा जैसे निश्चित मौत के डर ने जीवन को और भी निडर बना दिया था। इन दिनों दफ्तर में भी कोई काम ना होता था। सभी मुंह लटका के उदास मन से तरह तरह की बातें करते थे। अफवाहों का बाजार गर्म चल रहा था।
कई लोग तो ये भी दावा करने लगे कि सीधे नासा से खबर आई है कि अपने ही शहर जबलपुर पे ही स्काईलैब गिरने वाला है। चुन्नी लाल के एक दोस्त बनवारी लाल ने बिंदा दीन से कर्ज लिया था। कर्ज जब लिया था तो 6 महीने के अंदर लौटाने का वादा किया था। अब तो 6 साल हो गए और कर्ज का नाम पे बनवारी बस तरह तरह के बहाने बना देता था। इस बात को लेकर दोनों में जब न तब झगड़ा भी होता था, पर अब तो सारा माहौल ही बदल गया था। बिंदा दीन ने बहुत भावुक होकर सारा कर्ज ब्याज समेत माफ कर दिया। बनवारी खुश। इसी तरह कई लोगों ने और साहूकारों ने भी कर्जे माफ कर दिए कि अब चला चली की बेला में सब कोई अपना दिल हल्का करो। आखिर स्वर्ग में जब पूछा पाछी होगी तो क्या जवाब देंगे? आखिर वहाँ गुनाहगार साबित हो गए तो अगला जन्म बहुत ही खराब मिलने की संभावना हो जाएगी। सभी लोग बेतहाशा अपनी जमा पूंजी सब खर्च करने लगे। ऐसे में विमला देवी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। मौका देख के अपने पति से बोली, सुनो जी, बहुत दिनों से मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं भी एक बढ़िया बनारसी साड़ी पहनूं। अब नहीं खरीदूंगी तो फिर कब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही दिलवा देता हूँ। चुन्नी लाल ने अपनी दरियादिली दिखाई। और वो 3 लड़ियों वाला सोने का हार भी जैसे दीनू की बहू को दहेज में मिला था। विमला ने मौका देख के चौका लगाया। ठीक है, अब बैंक में पैसे रख के करना ही क्या है, किसके लिए छोड़ के जाएंगे? कल ही मैं बैंक से सारे पैसे निकाल के लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी के स्वर में हताशा की झलक साफ ही नजर आ रही थी। अब जब मरना ही है तो क्यों ना भरपूर मौज मस्ती करके खुशी खुशी मरा जाए और अपने साथ साथ सबको मौज कराया जाए। ऐसा सोचकर मोहल्ले के एक बड़े रसूखदार ठाकुर साहब ने तो अपने एक अलग ही अंदाज में अलग ही कारनामा कर डाला। उन्होंने अपनी जायदाद मालमत्ता औने पौने दाम पे बेच दी और बैंक की जमा राशि भी निकाल ली। फिर अगली 3 शाम सभी मोहल्ले वालों और आसपास के लोगों के लिए जश्न स्काईलैब का एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर डाला। पहली शाम भजन कीर्तन रखी गई जिसमें सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देर रात तक सब बहा विभोर होकर भजन करते रहे। दूसरी दिन की शाम प्रीति भोज की रखी गई। मशहूर हलवाई ने तरह तरह के पकवान बनाए, वो भी देशी घी में। ठाकुर साहब ने तो ऐसी दरियादिली ऐसी दिखाई कि जिसको देखो वही ठाकुर साहब के गुणगान करता नहीं थक रहा था, क्योंकि पकवानों में कुछ स्वाद तो ऐसे थे जो ना किसी के लिए चखना तो दूर, लोगों ने ऐसे पकवान ना देखे थे ना ही नाम सुना था। स्वाद ले लेकर लोग ठाकुर साहब की जय जयकार में लगे हुए थे। पकवानों के स्वाद और सुगंध में एक ऐसी शक्ति थी कि खाने वाले स्काईलैब के डर को भूल ही गए थे। बस मजा ही मजा, मजा ही मजा। पेट भर मस्त मौला उड़ाकर लोग जब बनारसी पान का भरपूर आनंद ले रहे थे तो ठाकुर साहब ने एक जोरदार घोषणा करी जिसे सुनकर लोग खुशी के मारे ताली बजाने लगे और कुछ तो मटक मटक के नाचने लगे। ठाकुर साहब ने अपनी ऊंची आवाज में कहा कि आप सभी को ये बताया जाता है कि 2 दिन बाद सामने वाले मैदान में चंपाकली का नाच होगा। कल चंपाकली अपने साजिंदों के साथ आ रही हैं। परसों वो पूरी रात आप सभी का मनोरंजन करेंगी। किसी से कोई टिकट विकेट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये आयोजन भी मेरी ओर से है, बिल्कुल मुफ्त। आप लोग परसों शाम यहाँ मैदान में भारी संख्या में एकत्र होकर आयोजन को सफल बनाएं। ये सुनकर वहाँ के पुरुष वर्ग ने जो तालियां पीटी उसका तो कुछ जवाब ही नहीं। अभी तक तो विमला देवी ठाकुर साहब की दरियादिली से खूब खुश चल रही थीं, पर अब तो उनके विचार बदल गए। ये चंपाकली को बुलवा के नचाने की क्या जरूरत थी? ये क्या कोई खुशी का मौका है? अरे हम लोग सब सदा के लिए जाने वाले हैं। किसी अच्छे बाबा जी को बुलवाकर उनका प्रवचन कराना था, लोगों को थोड़ी दिल में शांति आती। ये ठाकुर साहब तो बड़े ही रसिया टाइप के निकले। अरे भजन कीर्तन कराया, भंडारा कराया, सबको इतना अच्छा लगा क्योंकि ये एक नेकी का काम था। पर ये चंपाकली का नाच? विमला ने एक सहेली से सुन रखा था कि ये चंपाकली किसी सिने तारिका जितनी ही सुंदर थी। दूर दूर तक उसके नाचने गाने की शोहरत फैली हुई थी। उसका नाच देखते हुए लोग उस पर अपनी सारी कमाई लुटा देते थे। हुआ करे सुंदर। मेरा परिवार तो बहुत सीधा साधा है। मेरे परिवार को इस तरह की पतुरिया लोग बिल्कुल नहीं लुभा सकती। वैसे आज भंडारे का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। मेथी पालक की पूड़ियाँ, वो भी मटर पनीर की सब्जी के साथ। पुलाव, छोले कितने उम्दा बने थे। पेट में थोड़ी और जगह होती तो 2 दही बड़े जरूर खा लेती। इमली की चटनी कितनी स्वाद लग रही थी
और वो मूंग की दाल का हलवा इतना स्वादिष्ट कि उसका स्वाद तो कई जन्मों तक ना भूलें। और फिर पंगत में बैठ के खाना खिलाने का तरीका कितना भला था, कितना मनुहार था कि सबको भोजन करवाया जा रहा था। चलो अब चंपा कली आए या टंपा कली, मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना सोचकर विमला देवी ने अपने तकिए पे सर रखा और लजीज भोजन के बाद गहरी नींद का मजा लेने लगी। दूसरे दिन शाम को पूरा परिवार एक साथ जुटा तो बड़ा बेटा ढीठ बनकर बोला, हम लोग भी चंपाकली का नाच देखने जाएंगे, ठाकुर साहब ने सबको बुलाया है, मेरे सारे दोस्त भी जाएंगे। और पापा मुझे 1-1 रुपए के कुछ नोट देना, हम लोग भी वहाँ नोट उड़ाएंगे, सब लोग नोट उड़ाते हैं। छोटे बेटे ने अपने ढंग से अपनी बेशर्मी का प्रदर्शन किया। भैया अपन दोनों जरा जल्दी चलेंगे ताकि आगे बैठने को मिले, क्योंकि आगे बैठने से नाच अच्छा दिखेगा। बड़ा बेटा पूरे जोश और उमंग से भरपूर था। और कोई समय होता तो दोनों पति पत्नी अपने बेटों की इस हरकत पर कुछ और ही प्रतिक्रिया देते, पर अब तो समय ही कुछ अजीब सा चल रहा था, अतः दोनों ने चुप ही रहना उचित समझा। उसी रात को विमला देवी जब सोने की तैयारी में लगी थीं और बिस्तर ठीक कर रही थीं कि चुन्नी लाल ने पूछा, तो तुम्हारी बनारसी साड़ी और 3 लड़ियों वाले सोने के हार की इच्छा पूरी हो गई, अब तो तुम बहुत खुश होगी। हाँ वो तो ठीक है, जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी साड़ी और हार खरीदा है, पर इतनी सुंदर साड़ी और इतना महंगा हार पहनना ही कब होगा। विमला कुछ सोचकर बोली, अरे कल चंपाकली के नाच समारोह में यही पहन के चलना ना, चंपाकली से ज़्यादा सुंदर तुम लगोगी, ये पक्की बात है। लोग चंपाकली को कम और तुमको ज़्यादा देखेंगे। चुन्नी लाल ने अपनी बीवी को प्रसन्न करते हेतु कहा। हमको नहीं जाना उस पतुरिया का नाच देखने, जिसको जाना है वो जाए, विमला तुरंत क्रोध में भरकर बोली। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, पर मुझे तो जाना ही होगा। दोस्त लोग कह रहे हैं कि अब वो जब हमारे मोहल्ले में ही आ रही है तो ऐसा मौका गंवाना बेवकूफ़ी ही होगी, और फिर ठाकुर साहब भी बुरा मान जाएंगे। आखिर वो इतना पैसा खर्च करके आयोजन करवा रहे हैं, हम ही लोगों के लिए तो है। चुन्नी लाल ने विमला को समझाने की कोशिश करी। विमला देवी कुछ देर तक कुछ नहीं बोली और चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। सुनो, वो तुम्हारे पास क्या 5-5 के नोट बाकी हैं जो साड़ी वाले दुकानदार ने तुमको वापस लौटाए थे? चुन्नी लाल ने धीरे से पूछा। हाँ पूरे 40 नोट थे, मैंने बक्से में रख दिए हैं। पर क्यों पूछ रहे हो, अभी रुपए की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? असल में कल मैं भी चंपाकली के नाच पर पैसे लौटाना चाहता था। चुन्नी लाल रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ अपने सारे राज खोलने लगे। अब चला चली कि इस बेला में सोचा कि तुमसे अब क्या छुपाना, तुमको बता ही देना चाहिए कि मैं सालों से चंपाकली का दीवाना हूँ। जालिम क्या नाचती है, क्या गाती है, सुर और ताल का उसको कितना ज्ञान है, कितनी सुंदर है। जब भी किसी शहर में उसके नाच का आयोजन होता था तो मैं और बनवारी अपनी घरवालियों से दफ्तर के काम का बहाना करके उसका नाच देखने जरूर जाते थे। विमला देवी की स्थिति ऐसी जैसे काटो तो खून नहीं। वो उठकर बैठ गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? मैं तो तुमको बहुत सज्जन और ईमानदार आदमी समझती थी। ईमानदार तो हम दोनों ही नहीं हैं। चुन्नी लाल ने एक तीर और चला दिया। मैं बेईमान क्यों, मैंने क्या किया है? विमला बेहद गुस्से में भर के पूछने लगी। वो जो तुम मुझसे छुपाकर अपनी माँ को पैसा भेजती हो, वो क्या ईमानदारी है? चुन्नी लाल ने सवाल किया। तुमको कैसे पता? विमला ने आश्चर्य से पूछा। मुझे डाकिया बता देता था, चुन्नी लाल ने जवाब दिया। वो तो अम्मा के इलाज के लिए, विमला भरे दिल से इतना ही कह पाई। तो मेरी ही कमाई मुझसे छुपाकर भेजी जा रही थी और मुझे बताया भी नहीं गया। चलो मैं तुमको इस बात के लिए माफ़ करता हूँ और साथ ही इस बात की भी माफ़ी मांग लेता हूँ कि चंपाकली वाली बात मैंने तुमसे छुपाई। चुन्नी लाल ने चालाकी से अपना पक्ष रखा और पलट के सो गए। थोड़े ही देर में चुन्नी लाल के खर्राटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। पर विमला की आंखों में नींद कहाँ? वहाँ तो गुस्से और शोभ भरे आंसू थे। मन में विचारों की हलचल थी कि कैसे इस आदमी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि ये दफ्तर के काम के बहाने आसपास के शहरों में जाकर चंपाकली पर पैसे लुटाता था। अपने तो एक नचैनिया पर पैसे लुटा रहा था तो कोई बात नहीं, और मैंने अपनी अम्मा के इलाज के लिए जरा से रुपए क्या भेज दिए जो मैंने तरह तरह से बचत करके जमा किए थे, तो इनको बुरा लग गया। विमला को अपनी एक सहेली मिथिलेश की बात अब 16 आने सही लगने लगी कि औरत को पूरी तरह पति की कमाई पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ काम करके 4 पैसे खुद के कमाने चाहिए, इससे बड़ी राहत रहती है। फिर ये पैसे कैसे भी खर्च करो कोई कुछ नहीं बोल सकता।
ये खर्च करने की आज़ादी सबके पास होनी चाहिए। मिथिलेश खुद खाली समय में सिलाई से थोड़ा बहुत कमा लेती थी। विमला कुछ देर सोने का प्रयत्न करती रही, पर नींद तो कोसों दूर थी। अचानक विमला बिस्तर से उठी और रसोई के कोने में एक आले में जहाँ उसने पूजा सजाई थी वहाँ जाके खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, मेरी आपसे ये विनती है कि ये स्काईलैब जल्द से जल्द इसी इलाके में गिरे ताकि इस पतूरिया चंपाकली नचैनिया का नाच ना हो सके। और हाँ, मैंने आज तक जितने भी करवा चौथ व्रत रखे थे उन्हें रद्द करो। मैंने इस परिवार के लिए इतना किया, सुबह से देर रात तक रोज रोज पिसती रही, खाना बना, कपड़े धो, सफाई कर, बच्चों की देखभाल, बाजार से सौदा ला, सब कुछ। अपनी कोई इच्छा नहीं जाहिर करी, हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनती रही और बचत करती रही। और ये आदमी मेरी बचत के पैसे किसी बहाने से मुझसे ऐंठकर उस नचैनिया पे उड़ाता रहा। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी माँ के इलाज के लिए उस बचत के पैसों से 250 रुपये भी भेज सकूं? खैर, अभी तो यहाँ सब समाप्त होने जा रहा है, पर अगले जन्म में मुझे ये धोखेबाज आदमी पति के रूप में नहीं चाहिए। और वो रसिक मिजाज ठाकुर साहब जो अपना सब कुछ बेचकर चंपाकली का नाच करवा रहे हैं, वो सिर से पांव तक हमेशा कर्ज में डूबे रहना वाला बनवारी उधार के पैसे चंपाकली पर लुटा रहा है। और ये मेरा पति चुन्नीलाल, इतने सालों से मैं इस पे विश्वास करती रही कि मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, और ये कैसा बदमाश निकला। अब ये तीनों ही जाएं और स्वर्ग में इंद्रलोक की अप्सराओं का नाच देखें। स्काईलैब इन तीनों को बड़े आराम से वहां पहुंचा देगा। इतना कह के विमला ने कुछ हल्का महसूस किया और वो अपने बिस्तर पे आके सो गई। और दूसरे ही दिन अमेरिका देश का स्काईलैब मध्य भारत के कई लोगों को दुविधा में डालने और उनकी कलई खोलने के बाद ऑस्ट्रेलिया देश के पास समुद्र में गिरकर जल समाधि को प्राप्त हो गया। स्काईलैब से किसी भी प्रकार की धन जन की हानि नहीं हुई। रेडियो ने ये खबर सुनाई। दुनिया के लोगों ने राहत की सांस ली। स्काईलैब तो कुछ दिन तक सुर्खियों में रहने के बाद समुद्र में गिरकर इतिहास के पन्नों में समा गया, पर फिर चुन्नीलाल के परिवार में जो हुआ वो इतिहास में कहीं नहीं है। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए।